नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद स्पेशल शो जो लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए, ताकि जो भी गोल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, पोर्टफोलियो जो बनाया है वो सही है या फिर नहीं, चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या फिर नहीं, और अगर नया पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करनी है तो कैसे करें, किन पोर्टफोलियो में किन फंड्स को जगह दें, क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली उनकी, हर पर्सपेक्टिव से योर मनी में जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं वो आपको एडवाइस देते हैं। तो आप अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा हमारी ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक और एक्स पर भी भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट होने का। आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इनफैक्ट काफी सारी क्वेरीज हमें मिली हैं, और इनफैक्ट आप क्वेरीज आपने देखी होंगी हेमंत जी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। फिर चाहे वो डिविडेंड स्ट्रैटेजी की बात हो या एसेट एलोकेशन की बात हो, तो आज हमें किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस ही काफी इंटरेस्टिंग हैं हमारे व्यूअर्स के आज, जो कि नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी बाकी व्यूअर्स को हेल्प करेंगे। तो इसीलिए बिना देरी के व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। तो पहले व्यूअर ज्योतिन्द्र पटेल गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ज्योतिन्द्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मैम, मेरा पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया है आपसे जी। हाँ, तो मुझे ये जानना था, जैसे मेरा IDCW वाला जो स्ट्रेटेजी है वो सही है या नहीं है। मतलब मेरा एक फंड से डिविडेंड आता है वो दूसरे में जाता है, तो और फिर उसका NAV एप्रिसिएशन होता है नहीं होता है, और बाकी सारे फंड के लिए थोड़ा आप मेरे को 10-12 साल के लिए बता दीजिए। तो यानी जो आप डिविडेंड स्ट्रैटेजी आपकी, वो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट में, यानी महिंद्रा मनुलाइफ अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से जो डिविडेंड आता है वो आपका इन्वेस्ट होता है HDFC बैलेंस एडवांटेज में, राइट? यस 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 यस। ओके, परफेक्ट। और जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो है ICICI प्रू टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपने सारा लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कुछ आपका पोर्टफोलियो है। तो पहले मैं लमसम इन्वेस्टमेंट बता देती हूँ जो आपने मेंशन किए हैं। महिंद्रा मनुलाइफ अग्रेसिव हाइब्रिड और HDFC बैलेंस एडवांटेज की तो बात हुई ही। इसके अलावा आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट ICICI प्रू टेक्नोलॉजी में है, जहां 4.25 लाख का निवेश है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप में है, जहां 2 लाख का निवेश है। निपॉन सिल्वर ETF फंड्स ऑफ फंड्स है, जहां आपका निवेश लगभग 1 लाख का है। ड्यूटी स्मॉल कैप में भी 1 लाख का निवेश है। 60,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में, 50,000 ICICI प्रू कंजम्पशन में, देन सेमको मल्टी कैप है। आपकी जो सिप चल रही है वो 2,500 रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 2,000 HDFC मल्टी कैप में, 1,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 1,000 HDFC कैपिटल और 1,000 निपॉन इंडिया इनोवेशन। करेक्ट? यही पोर्टफोलियो है आपका, 7,500 की मंथली सिप और 28 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट। यस यस यस, करेक्ट। और आपकी अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 28 लाख, 28.5 लाख। ओके, और आपने लिखा है कि 13 साल में आपका टारगेट है 2 करोड़ का। यस यस यस। तो इसके लिए कितना तो जो आपने तो जो आप ये 10% स्टेप अप की आपने बात की है, ये 10% स्टेप अप आप SIP पोर्टफोलियो में कर रहे हैं जो हर महीने जहां पर पैसे डाल रहे हैं, या लमसम में भी आप 10% स्टेप अप कर रहे हैं? नहीं, ये SIP वाले में ही करूंगा मैम मैं। ओके, परफेक्ट। तो पहले एक एक करके सवाल पूछते हैं। पहले तो हेमंत जी ये बताइए कि ये जो डिविडेंड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, एक फंड के डिविडेंड को दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि महिंद्रा मनुलाइफ अग्रेसिव हाइब्रिड और HDFC बैलेंस एडवांटेज है, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमारे बाकी व्यूअर्स को भी बताइए, और जो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो क्या सही स्ट्रैटेजी है? जी दीपाली, देखिए यहाँ पे अगर जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है और आपके टोटल समय कितना है। इनके पास, जैसा उन्होंने कहा कि 13 साल का समय है, इनका एक ही गोल है जो है 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना। 13 साल का जब समय आपके पास है तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस है वो इक्विटी फंड्स पे होना चाहिए, क्योंकि वही एक एसेट क्लास है जो आपको ऐसा रिटर्न देगी जो हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो आपको वहीं पे मिलेगा। और फॉर्चुनेटली इन दोनों चीजें अच्छी हैं इनके पास। एक 13 साल का समय है इनके पास, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, और साथ ही कमिटेड भी हैं कि जो भी SIP का जो अमाउंट है, जैसे अभी 7,500 का है, उसको 10% से स्टेप अप करेंगे। तो आई थिंक उस एंगल से अगर मैं देखूं तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है, कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा हाइब्रिड फंड में लगाना, वहां से जो डिविडेंड आएगा उसको SIP से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना, मुझे लगता नहीं वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी है। उसके कारण है 2।
एक तो जैसे मैंने कहा आपके पास 13 साल का समय है, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा एज कंपेयर टू हाइब्रिड। तो आप क्या कर रहे हो, एक तो जब आप हाइब्रिड में पैसा लगा रहे हो 13 साल तक आप उसके रिटर्न के ऊपर आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। दूसरी बात, ये जो डिविडेंड की जो स्ट्रेटेजी होती है वहां मैं समझ सकता हूं कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि आप बहुत ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, आप ऐसे हाइब्रिड फंड में हैं जहां पे इक्विटी एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप उसका जो डिविडेंड आता है उसका कुछ हिस्सा इक्विटी में लगाने में आप कंफर्टेबल है, क्योंकि आपका बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो इक्विटी में जा रहा है। वहां पे मुझे समझ में आता है इनके केस में, जब आपका गोल वेल्थ क्रिएशन है, लंबा समय है, सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टेप अप कर रहे हो, तो ये जो स्ट्रेटेजी है कि हाइब्रिड फंड में, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो रिटर्न में उनको कंप्रोमाइज करेगा। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदले, आपका जो पैसा जो है वो इक्विटी फंड में जाना चाहिए, ना कि हाइब्रिड में। तो ये तो हो गया जहां तक इस सवाल का इसके इस जो पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात करने की है। तो दूसरा दीपाली देखिए, इनके अगर हम पोर्टफोलियो को देखें, जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी इनको बिल्कुल बिल्कुल सही है, लंबा समय है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जहां पे इनको थोड़ा ध्यान देना है। एक तो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया, दूसरा इशू ये है कि इनके पास देखिए कुल मिला के, अगर मैं पहले इनके टारगेट से शुरू करता हूं, 2 करोड़ का टारगेट है इनका। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूं, 28 लाख का इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, 7,500 की एसआईपी प्लस 10% स्टेप अप, मुझे लगता है करीब करीब 1,70,00,000 का कॉर्पस बनेगा। तो 30 लाख का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए इनको अपनी एसआईपी को 4,500 से बढ़ाना होगा, यानी कुल मिला के 12,000 की एसआईपी करें, उसके ऊपर स्टेप अप करें 10%, तब जाके वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये तो हो गया जहां तक लक्ष्य का सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पोर्टफोलियो में कि आपके फंड्स कैसे हैं, आपने कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इनको काम करने की जरूरत है। इनके पास कुल मिला के 14 फंड है दीपाली। 14 फंड में से 7 ऐसे फंड हैं जहां पे वो लमसम इन्वेस्ट किए हुए हैं, 2 ऐसे फंड हैं जो हाइब्रिड, जिसकी हमने बात की कि उनका जो डिविडेंड है वो इक्विटी में जा रहा है, और 5 ऐसे फंड हैं जहां पे वो एसआईपी से अपने 7,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए 14 फंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे में काफी सारे ऐसे फंड है, मैं देख रहा हूं 3 फंड जो है वो सेक्टर और थीमेटिक फंड है, जो उनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो एक तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करने की जरूरत है, फंड्स को कम करें, और फंड्स का जो कंपोजिशन है, यानी जिस तरह के इनके फंड पोर्टफोलियो में है उनमें बदलाव करना है। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के अगर ये 5 फंड रखें तो इनके लिए बिल्कुल सही होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसा पोर्टफोलियो बना के दें कि जो मार्केट के तीनों सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो हो और सही मात्रा में हो, और अगर वो उसको कंटिन्यू करते हैं अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के, तो उनका लक्ष्य पूरा होगा। तो ये 5 फंड कौन से होंगे? 3 फंड मैं उनको, जो उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। एक मल्टी कैप फंड में कोटक मल्टी कैप, जहां पे 3,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक मिड कैप में एचएसबीसी मिड कैप, जहां पे 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 फंड ऐसे हैं जो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, हमने अमाउंट को थोड़ा सा रीएलोकेट किया है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 2,000 और निप्पॉन स्मॉल कैप में 2,000। तो कुल मिला के 12,000 के लिए इनके पास 5 फंड होंगे। तीनों सेगमेंट में जो एक्सपोजर होना चाहिए वो उनके पास है, सिस्टमैटिकली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर, और ये मैंने 12,000 इसलिए कहा है, अगर वो 4,500 की जो कमी है एसआईपी में, उसको पूरा करके अगर अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है, जैसा हम देख सकते हैं, शुरुआत अच्छी है, स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट कुछ एस्पेक्ट है, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर उनको काम करना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन जनरल हेमंत जी, आपने इनके पोर्टफोलियो के बारे में तो इन डिटेल बखूबी सिंपल भाषा में समझाया, लेकिन 2 चीजें और जो इनके सवाल में थी। डिविडेंड स्ट्रैटेजी का तो सवाल था ही, आमतौर पे डिविडेंड इनकम जो आपको मिल रही है उसको री इन्वेस्ट करना, ये अप्रोच लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं? प्लस इनका एक सवाल और था, वो ये कि जब भी हम फंड को चुनते हैं तो जो ग्रोथ ऑप्शन होता है उसको चुनना कितना फायदेमंद रहता है? देखिए, सबसे पहले मैं ग्रोथ ऑप्शन की बात करता हूं। अगर आपका लक्ष्य जो है वेल्थ क्रिएशन का है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए, चाहे बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कॉर्पस बनाना हो, चाहे आपके रिटायरमेंट के लिए बनाना हो, कोई भी लॉन्ग टर्म का गोल जहां पे आपको बड़ी रकम बनानी हो, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि रिटर्न के ऊपर आप जब रिटर्न कमाते हो, तो ऑब्वियसली वो तभी हो सकता है जब आप अपने जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जो ग्रोथ आपके पैसे के ऊपर हो रही है, उसको आप बिल्कुल भी छुए ना। अगर आपको ऐसा करना है तो ऑब्वियसली आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जब क्या है कि आपके पास लंबा समय हो, लक्ष्य आपका हो वेल्थ क्रिएशन का,
तब आपको, और आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में हो, तो मुझे लगता है कि आपका जो फोकस है वो ग्रोथ ऑप्शन के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ग्रोथ ऑप्शन बेटर रहता है और आपके फंड्स को लेकर स्ट्रैटेजी क्लियरली बताई गई है, आपको निवेश कहाँ करना है। जो 12,000 की सिप आपकी है उसको लेकर भी यानी जो 2 करोड़ का लक्ष्य उसको हासिल करने के लिए 12,000 की सिप आपको करनी पड़ेगी, ये सजेशन आपको दिया गया। एग्जिस्टिंग फंड से 2 करोड़, और बाकी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किस फंड को लेकर नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, वो तमाम डिटेल्स आपको अभी बताई हेमंत जी ने, आप नोट भी कर सकते हैं। मैं क्विकली रिकैप भी कर देती हूँ। इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचएसबीसी मिड कैप, यहाँ 2 से 3,000 की सिप आप कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। ये सजेशन आपको दिया गया है। ग्रोथ ऑप्शन हमेशा सही रहता है, ये स्ट्रैटेजी आपको रिकमेंड की गई है। सिद्धार्थ का सवाल लेते हैं। इन्होंने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू, और 41 साल इनकी उम्र है और काफी साइजेबल अमाउंट के सिप ये कर रहे हैं, विच इज अराउंड 2 लाख रुपीज। पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी 2.24 करोड़ है और 9 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य है। अब इन्होंने जो एसेट एलोकेशन किया हुआ है, ये जानना चाहते हैं कि ये अप्रोच इनकी कितनी सही है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 10 इयर्स, जिसमें 60% इन्होंने इक्विटी में निवेश किया हुआ है 1.34 करोड़, डेट और लो रिस्क में 84.5 लाख रुपीज विच इज 38%, देन 2% गोल्ड सिल्वर में विच इज 5.4 लाख रुपीज। तो एक तो इनका सवाल एसेट एलोकेशन को लेकर है, और बाकी व्यूअर्स को भी बताएं हेमंत जी आप। प्लस जो इनकी मंथली सिप चल रही है वो 25,000 ईच 6 फंड्स में है, विच इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन, एडलवाइज बिजनेस साइकिल, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा। फिर इनका जो पोर्टफोलियो है अभी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 लाख हो चुके हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, क्वांट मल्टी एसेट में 18 लाख, 17.5 लाख बंधन स्मॉल कैप में, सिमिलर अमाउंट एसबीआई कॉन्ट्रा में, 14.5 लाख मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, देन 15 लाख एडवाइस बिजनेस साइकिल में। 55 लाख का निवेश है पीएफ, एसएसए, पीपीएफ, एलआईसीज में, 12 लाख एफडी और इमरजेंसी फंड के लिए रखा हुआ है, 17 लाख बॉन्ड्स में है, एनपीएस में मंथली 18,000 है, प्लस इनका 13.5 लाख का कॉर्पस एनपीएस में ऑलरेडी हो चुका है। चाइना ईटीएफ, यूएस ईटीएफ ये भी इन्होंने ले रखा है। तो सबसे पहली बात तो कमेंडेबल है, काफी आज तक हमने क्वेरीज डिस्कस किए हैं हेमंत जी, लेकिन इतने बड़े साइज का पोर्टफोलियो वो भी इतनी प्लानिंग के हिसाब से यूजुअली कम ही देखने को मिलता है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे पहला सवाल इनका ये है कि 40 साल के निवेशक के लिए लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से जो इक्विटी एलोकेशन है 60 वर्सेस 38 वर्सेस 2%, क्या ये सही अप्रोच है या इसको बदलने की जरूरत है? पहले इसका जवाब दीजिए सर। देखिए दिवाली, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और किसी भी सीरियस इन्वेस्टर के लिए। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के। एक जो होता है थंब रूल होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अपनी एज के हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल को बना के उसके हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। दूसरा जो वो ज्यादा प्रैक्टिकल वो जो तरीका है वो है कि अपने जो भी गोल्स हैं उनका टाइम होराइजन को आप डिफाइन कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, जब हम अपने टाइम होराइजन के जो गोल्स के अपने टाइम होराइजन है उनको हम डिफाइन करते हैं, तो मान लीजिए आपका जो शॉर्ट टर्म का जो गोल है उसमें आपको कैपिटल सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है। मीडियम टर्म का जो गोल होगा जहां पे आपको सेफ्टी भी चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए, तो आप एक हाइब्रिड जैसा पोर्टफोलियो बनाएंगे। और लॉन्ग टर्म में, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा शो में, कि लॉन्ग टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव हो, वो उसके लिए आपको इक्विटी में जाना है। तो जैसे ही आप अपनी टाइम होराइजन डिफाइन करते हो हर गोल के लिए, वो आपको मदद करता है। थंब रूल के साथ प्रॉब्लम क्या है, थंब रूल आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता, थंब रूल आपकी रिक्वायरमेंट को नहीं देखता। तो थंब रूल मुझे लगता नहीं कि निवेशकों को उसको फॉलो करना चाहिए, बल्कि सबसे अच्छा तरीका अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए है कि अपने टाइम होराइजन को डिफाइन करें। अब सिद्धार्थ के केस में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि वो 9 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इनके गोल्स हैं 3। एक उन्होंने कहा कि डॉक्टर की एजुकेशन है, एक खुद की रिटायरमेंट है, और तीसरा जो उन्होंने कहा वेल्थ क्रिएशन है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका एक्चुअल में टाइम होराइजन कितना है। मे बी इन्वेस्टमेंट पीरियड 9 साल है, उसके बाद कितने लंबे समय तक उसको होल्ड करना है वो नहीं है। तो आई थिंक ये एलोकेशन बताना कि भाई ये बिल्कुल सही है कि नहीं मुश्किल होगा, पर ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपनी टाइम होराइजन के हिसाब से जाएं तो वो बिल्कुल सही है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में जब आप इक्विटी में हैं और आपके पास 15-20 साल का समय है, तो आपको उसको रीबैलेंस भी नहीं करना जब तक आप अपने गोल के जो टाइम होराइजन के कंप्लीशन के नजदीक तक नहीं पहुंचते हैं। उससे पहले आपको मार्केट को देखना नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं है। इनफैक्ट आपको जस्ट अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एसेट एलोकेशन के लिए आप अपने गोल्स के टाइम होराइजन को बनाएं। अब इनके केस में आप देखें 3 गोल जैसा मैंने कहा इनके पास है। इनका जो करंट कॉर्पस है वो करीब 2 करोड़ 24 लाख का है,
और जो मंथली इन्वेस्टमेंट है करीब करीब 1,98,000, मतलब 2 लाख पकड़ सकते हैं आप, वो है। तो अगर मैं ये देख के चलूं इंडिपेंडेंटली, एक ही लक्ष्य मान के, इन्होंने कहा कि इनको ओवरऑल 10 करोड़ की जरूरत है, तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो ये 10 करोड़ का लक्ष्य, अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं डिफाइंड टाइम होराइजन में, तो ये बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो आई थिंक ओवरऑल गोल कंप्लीट होगा, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में एक पूल ना बनाएं, अलग अलग गोल्स के अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि जब पूल बनाएंगे तो उसको मॉनिटर करना मुश्किल है कि किस गोल के लिए कितना पैसा हुआ, किस गोल के लिए कब पैसा निकालना है, और ये इंश्योर नहीं कर सकते आप कि जो आपने पैसा जिस गोल के लिए एक्यूमुलेट किया है उसी के लिए आप इस्तेमाल करो। तो कोशिश कीजिए एक साथ एक पूल मत बनाइए, बल्कि अलग अलग पोर्टफोलियो जैसा मैंने कहा वो बनाए। अब हम इनके फंड के ऊपर आते हैं, तो ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड ठीक है, अच्छे हैं, इनफैक्ट रख सकते हैं। दो चेंजेस मुझे लगता है वो करेंगे तो बेहतर होगा। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जगह अगर आप एसबीआई फोकस लेंगे, ये मैं ओवरऑल कंपोजिशन देख के बता रहा हूं, एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह एसबीआई फोकस ले लीजिए, और ईडल वाइज का जो बिजनेस साइकिल फंड है उसकी जगह में एक लार्ज कैप फंड ले सकते हो आप, जो हीलियोस लार्ज एंड मिड। बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट आई थिंक पोर्टफोलियो क्वालिटी पेडिग्री काफी अच्छा है, तो उस फंड को आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये दो बदलाव, और जैसा मैंने कहा ओवरऑल कोशिश कीजिए, अभी समय आपके पास कि अपने गोल्स को अलग अलग डिफाइन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 30,000 की एसआईपी जो बनाना चाहते हैं, जो इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से पोर्टफोलियो बनाए। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि अलग अलग कैटेगरी के फंड हो, तो 4 फंड। ओके ओके। तो इनफैक्ट हेमंत जी की ऑडियो किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं आ रही है, बट उन्होंने मोरलेस पूरा जवाब दे दिया आपको। आपको क्या बदलाव करने हैं वो सजेस्ट किया गया है, आपको इन डिटेल समझाया गया है एसेट एलोकेशन की रेलेवेंस विद रिगार्ड्स टू टाइम, रिस्क एपेटाइट एंड योर एज। प्लस अगर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह एसबीआई फोकस ज्यादा बेहतर लग रहा है। एडवाइस बिजनेस की जगह हीलियोस लार्ज मिड कैप आप रख सकते हैं। पुराने फंड का जो पूरा निवेश है वो भी आप नए फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, जिनसे आपसे स्विच करने की सलाह दी जा रही है। टाइम टाइम पे तो हर किसी को रिव्यू करना चाहिए ही। इनफैक्ट हेमंत जी यही बात आप कह रहे थे या कुछ ऐड करना है? सॉरी दीपाली, मैं बीच में सुन नहीं सका, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम एक्चुअली था। जो आपने कहा वो मैं ऑलरेडी सम अप कर चुकी हूँ। कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक वही वही जो मैंने कहा, दो बदलाव करने हैं उनको पोर्टफोलियो में, और ओवरऑल जैसा मैंने कहा कोशिश कीजिए कि अपने गोल्स को अगर आप अलग अलग टाइम होराइजन दे सके, ताकि प्रॉपरली आप उसको मॉनिटर कर सकें। शुक्रिया आपका। इनफैक्ट सिद्धार्थ सवाल पूछने के लिए, और हेमंत जी ने आपको तमाम डिटेल बताई भी हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के उस पार हुसैन, विशाल, कुछ व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, करेंगे उनसे बातचीत जब वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी, मैं दोस्तों के हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर हुसैन हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो 8,000 की सिप का है मंथली बेसिस पे, एडिशनल 12,000 की सिप ये करना चाहते हैं, जिसमें जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ, देन एक्सेस स्मॉल कैप अगेन 2,000 पर मंथ। ये पोर्टफोलियो कैसा है ये तो जानना ही चाहते हैं, प्लस एडिशनल 12,000 रुपीज पर मंथ कहाँ डिप्लॉय करें वो भी इनका सवाल है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख रुपए है, और 9 साल का जो लक्ष्य है इनका वो 1 करोड़ का है। तो कितना कॉर्पस से जमा कर लेंगे 20,000 के सिप से फ्रॉम हियर ऑन, ये भी जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ। बताइए हेमंत जी। जीती भाई देखिए, इनके पास जैसा उन्होंने कहा 9 साल का समय है इनके पास, और अभी जो करंट वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की वो है 6 लाख, और 8,000 की एसआईपी जो अभी कर रहे हैं, और 12,000 की एसआईपी इनको करनी है। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस जो है वो करीब करीब 55 लाख का बनेगा। इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एसआईपी अमाउंट को काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है। जब हम देखते हैं 9 साल तो हमको लगता है काफी लंबा समय है, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो एवरेज जो पीरियड है वो काफी कम हो जाता है। तो इस केस में करीब करीब उनको 42,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो इनके पास 3 फंड्स हैं अभी। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग फ्लेक्सी कैप, और 2 स्मॉल कैप फंड है, एक बंधन स्मॉल कैप और एक एक्सिस स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन वो फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहें, और बंधन स्मॉल कैप में जो 2,000 कर रहे हैं वो करते रहें, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसको मिला के प्लस जो एक्सिस में एसआईपी है वो मुझे लगता है उनको बंद कर देनी चाहिए, वो उनके लिए बेटर रहेगा। 2-2 स्मॉल कैप फंड की इनको जरूरत नहीं है। तो वहां पे एक कोटक मल्टी कैप फंड लीजिए जिसमें आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक मिड कैप फंड एचएसबीसी, ये 2 फंड की हमने पहले भी बात की, उसमें 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड में 4,000। तो कुल मिला के ये जो 20,000 की एसआईपी है ये कुल 5 फंड्स में रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि गैप है वहां पे, उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी या फिर उनको अपना जो टाइम होराइजन है उसको थोड़ा लंबा करना होगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। विशाल हमारे साथ हैं कट से सवाल पूछने के लिए। विशाल नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा 4 SIP है 4,000 का, बंधन स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, ओके, और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और HDFC मिड कैप। ठीक है, 2 लाख क्या जानना चाहते हैं आप? 10 साल का लक्ष्य मुझे 1 करोड़ जानना है। ओके, पूछ लेते हैं हेमंत जी से। तो हेमंत जी, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो बता दिया आपको, 4,000 ये 4 फंड्स में डाल रहे हैं, 16,000, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट। कितना लाइकली लगता है? अभी हम थोड़ी देर पहले मोहम्मद हुसैन की बात कर रहे थे, जस्ट प्रीवियस व्यूअर से ही, उनका अभी 9 साल में 1 करोड़ का टारगेट था, विच इज मतलब 20,000 की सिप से वो भी पूरा नहीं हो रहा था। तो आई एम श्योर इस एसआईपी अमाउंट से भी नहीं हो पाएगा, बट क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे देखिए 10 साल का समय, हम जैसे हमने पहले भी कहा था कि 10 साल सुनने में लगता है कि काफी लंबा समय है, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज पीरियड जो है करीब 5 साल होता है। तो आई थिंक ये हमेशा हमें जब भी हम एसआईपी करें इसका ध्यान रखें। इनके केस में देखिए अभी इनके पास 2 लाख का कॉर्पस बना हुआ है, 16,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस सिर्फ करीब 40 लाख के करीब होगा। तो काफी बड़ा गैप है इनके पास। ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी को बढ़ाएं ताकि लक्ष्य के नजदीक तक पहुंच सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमेशा जब भी आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हो या कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास फंड्स कैसे हैं। इनके पास कुल मिला के 4 फंड है, चारों फंड में ये करीब 4-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ब्रॉडली मैं कहूंगा कि स्टॉक जो फंड की सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। तो एक ही सिर्फ मैं चाहता हूं बदलाव करें, तो 3 फंड जो रख सकते हैं जिनमें कंटिन्यू कर सकते हैं वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप और एचडीएफसी का मिड कैप। एक इनके पास कॉन्ट्रा फंड है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, जो मैं कहूंगा अपनी कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है। बट इनकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कॉन्ट्रा फंड की जरूरत है। तो उसी म्यूचुअल फंड का एक लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, एक पहले वाले प्रश्न के बाद में आंसर में मैंने इस फंड का जिक्र भी किया था। तो ये काफी अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। लार्ज एंड मिड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको 35% एलोकेशन लार्ज कैप में मिलता है, 35% मिड कैप में मिलता है, और 30% जो है वो फंड मैनेजर जिस हिसाब से उनको लगता है अपॉर्चुनिटी
वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बदलाव कीजिए, बाकी 3 फंड में आप बने रहिए, और जैसा मैंने कहा कि गैप है आपके पास, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अमाउंट को बढ़ा सके ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। फटाफट से पूछ लेते हैं बिना देरी के हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स, ताकि वो व्यूअर्स जो हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनको नेम्स मिलें। बताइए हेमंत जी। जी, डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम कहेंगे मल्टी कैप में आप कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं। मिड कैप में जैसे हमने बात की कि HSBC मिड कैप देख सकते हैं, और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, और एक लार्ज एंड मिड में इस फंड के बारे में हमने पहले भी बात की थी, हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 फंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में आपको एलोकेशन बराबर से मिलेगा, और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि हीलियोस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं है, बट पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छा है। तो ये फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।